हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज हम इस सीरीज में टॉपिक लेकर आए हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। क्योंकि ये सेलुलर रिस्पिरेशन में हम एरोबिक और एनारोबिक दो तरीके रिस्पिरेशन को देखते हैं। तो आज हम देखेंगे एरोबिक। एरोबिक हमारा क्या है, टॉपिक का नाम एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन इसको किसने दिया था? इसको दिया था इम्बेडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नस। ये तीन साइंटिस्ट ने मिलके हमारा क्या दिया है, आपका एरोबिक रिस्पिरेशन दिया है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ। वैसे तो ये फैक्ट है, आपको ये याद रखना है कि ग्लाइकोलिसिस या फिर में क्या है, एनारोबिक और एरोबिक दोनों में ही आपके प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। ऐसा नहीं है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनारोबिक होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही होता है। ये आपको याद रखना है कि एरोबिक और एनारोबिक दोनों रिस्पिरेशन में आपकी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपका एरोबिक रिस्पिरेशन को किसने दिया था? इम्बेडन, मेयरहॉफ एंड पार्सन साइंटिस्ट ने दिया था। अब इसमें देखिए कितनी एक्टिविटी होती है। इसमें होती है आपकी चार एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। इन चार में देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है आपका ग्लाइकोलिसिस। क्या होता है? सबसे पहले होता है आपका ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस है, इसे हम ईएमबी पाथवे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईएमबी पाथवे भी बोलते हैं। और फिर होता है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन को हम गेटवे पाथवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेटवे पाथवे। फिर क्रेब साइकिल को हम टीसीए साइकिल भी बोलते हैं या सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। क्या नाम है इन सब के? अदर्स नेम भी आपको याद रख रहे हैं। क्रेब साइकिल, आपका टीसीए साइकिल, सिट्रिक। फिर है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसे हम ऑक्सीडेशन फास्फोरेशन ये भी बोलते हैं। तो ये एक्टिविटी होती है आपकी किसमें? एरोबिक रिस्पिरेशन में। सारी जो आपके ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रही है? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में भी ये साइटोसॉल में होती है ग्लाइकोलिसिस, ऐसे ही यूकैरियोट में भी साइटोसॉल में ही होती है। अब जो लिंक रिएक्शन है ये भी आपका साइटोसॉल में होती है, और क्रेब साइकिल ये भी आपकी साइटोसॉल में होती है। यानी कि प्रोकैरियोट में आपका ग्लाइकोलिसिस और आपका लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल ये तीनों की तीनों साइटोसॉल में होती है। बस केवल ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कहाँ? मीसोसोम्स में, प्रेजेंस ऑफ मीसोसोम्स। समझ आया? फिर हम देखते हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट सेल में क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस आपकी साइटोसॉल में होती है, और आपका लिंक रिएक्शन एंड क्रेब साइकिल ये कहाँ होती है? ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में देखने को मिलता है हमें क्या? हमें ग्लाइको ये लिंक रिएक्शन और आपका क्रेब साइकिल ये माइटोकॉन्ड्रियल। और आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम ये कहाँ मिलता है? ये इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में। क्योंकि हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपका डबल लेयर्ड होता है, ये आउटर लेयर, इनर लेयर। तो ये इनर लेयर है, यहीं पर आपका क्या है, इस तरह का आपका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। उसी में आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ये क्या है आपका? ड्रग रिसेप्टर होता है। तो समझ में लगा कि आपका जो एरोबिक है उसमें आपकी 4 रिएक्शंस होती है। ग्लाइकोलिसिस होती है, लिंक रिएक्शन होती है, आपका क्रेब साइकिल होती है, और साथ में होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। ये तीन चारों के चारों होती है, जो कि प्रोकैरियोट्स में साइटोसॉल में आपका लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल और आपका क्या होता है, आपका ग्लाइकोलिसिस होती है। केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपके जो कि मीसोसोम से मोस्टली आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होती है। वहीं आपके जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, उसमें आपका साइटोसॉल में ग्लाइकोलिसिस होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में आपका लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल होती है। और आपका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम है वो कहाँ होता है? वो आपका होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो समझ में लगा कि आपका एरोबिक में कितनी आपकी एक्टिविटी होती है और कहाँ कहाँ होती है। प्रोकैरियोट में कहाँ होती है और यूकैरियोट्स में कहाँ होती है। अब हम देखेंगे कि इस रिएक्शन में कितना स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। क्योंकि हमने अभी देखा कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में 36 या 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जिसमें आपके प्रेजेंस ऑफ कार्बन एटम कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो ये रिएक्ट करती है, ग्लाइकोलिसिस एक्टिविटी में जाती है। कहाँ हो रहा है? ये साइटोसॉल में होता है। तो ग्लाइकोलिसिस या फिर जैसे ईएमपी पाथवे बोलते हैं,
और ये कहाँ हो रही है, इन साइटोसॉल में। क्या निकल रहा है, 2 एटीपी यहाँ डिस्चार्ज होगा और 2 NADH ये डिस्चार्ज होगा, और क्या बनेगा आपका, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनेगा, जो कि 3 कंपाउंड मेंबर होता है, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल होता है। 6 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल ग्लूकोज है, जो ब्रेक डाउन हुआ ग्लूकोज में ग्लाइकोलिसिस एक्टिविटी में, 2 ATP फ्री हुआ, 2 NADH फ्री हुआ, और क्या बना आपका, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बना, जो कि 3 कार्बन स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो पायरुविक एसिड है, ये 2 तरीके से फंक्शन करता है, या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रिस्पिरेशन करेगा, या ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या करेगा, जाके आपका ये एक्टिविटी करेगा। तो पहले हम देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक में क्या हुआ, ये जो 2 पायरुविक एसिड है, ये क्या हुआ, NADPH और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में 2 एसिटिल को एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। अब 2 एसिटिल को एंजाइम क्या है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होता है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। तो ये जो 2 पायरुविक एसिड आपके 2 एसिटिल को एंजाइम कंपाउंड में ब्रेक डाउन हुआ, किसकी हेल्प से, 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और 2 NADH। इनसे ये इसे क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन या गेटवे पाथवे बोलते हैं। अब जो ये आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल को एंजाइम बना है, इसका एक मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल में जाके पार्टिसिपेट करेगा। क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा तो क्या बना देगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ GTP या ATP बनाएगा, और 3 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 और 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 और आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज होती है। तो इतना हमारा बना, ये क्रेब्स साइकिल हुआ। लिंक में क्या हुआ आपका, ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हुआ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में। लिंक रिएक्शन में क्या हुआ कि जो आपका पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट होता है किसमें, आपके 2 एसिटिल कोएंजाइम में। अब एसिटिल कोएंजाइम के 2 मॉलिक्यूल बना है, जो कि 2 कार्बन स्ट्रक्चर होता है। इसका एक मॉलिक्यूल जो होगा वो क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाएगा, और वहां पर क्या बनाएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ GTP या ATP, 3 NADH2, 1 FADH2 और आपका 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्रेब्स साइकिल कवर हो गई, समझ लगा। फिर आपका दूसरा देखो, यही पायरुविक एसिड अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रोसीजर में चला जाता है तो क्या करेगा, 2 एसिटिल कोएंजाइम ये कहाँ बना देगा, क्या बनाएगा, फ्रेगमेंटेशन। ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हमने कहाँ देखा था, प्रोकैरियोट्स में क्या, यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में तो साइटोसॉल में ही सारी एक्टिविटी हो रही है आपकी, समझ आया। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम 2 GTP बनाता है, ये ATP बनाता है, 6 NADPH बनाता है, 2 FADH2 मॉलिक्यूल बनाता है और 4 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। समझ आया ये। अब इसी में अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करें तो एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एनर्जी कैलकुलेट करते हैं ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन और आपका क्या, सिट्रिक एसिड साइकिल में। तो एनर्जी आपकी ग्लाइकोलिसिस में क्या, 2 ATP मॉलिक्यूल बने, ये बने ना 2 ATP, यहाँ पर 2 ATP निकला, और आपका ये जो है यहाँ पर भी क्या बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यहाँ बना है क्रेब्स साइकिल में। ये तो क्या हो गया, 2 मॉलिक्यूल यानी कि 4 ATP बन गया। फिर NADH2 देखो, NADH2 यहाँ पर 2 ATP बना है, और यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर 3 बना है, और यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर 6 बना है। तो क्या हो गया, 2 6, यहाँ पर 2 2 6 यानी कि 10 NADH मॉलिक्यूल बना। फिर FADH2 केवल एक यहाँ बना है और यहाँ पर एक 2 बना है, तो ये 2 मॉलिक्यूल हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड देखो, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बना है और 2 मॉलिक्यूल यहाँ बना है, समझ आएगा। NADH2 देखो, एक ग्लाइकोलिसिस में यहाँ बना है, देखिए आप सारा ATP देखो, एक यहाँ बना है ATP और एक ATP यहाँ बना, एक ये और एक ये, समझ आया, तो 4 हो गए। फिर इसके बाद आपका NADH देखिए, 2 यहाँ बना है, 2 यहाँ बना है, 2 2 4, और यहाँ पर क्या बना है, 3 बना है, समझ गए, यहाँ 3 बना है और फिर यहाँ पर 6 बना है, तो यहाँ क्या हो गया 6। अब NADH2 FADH2 देखो, यहाँ पर एक FADH2 बना है और आपका यहाँ पर 2 बना है, तो ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो कितना बन गया 4। तो ये हमारा क्या है, इस तरह ये कैलकुलेट हो गया। अब आगे हम सेल स्ट्रक्चर, इसी को हम सेल में आपको बना के दिखाएंगे कि किस तरह सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, और आपका मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में क्या एक्टिविटी हो रही है, आपका इनर
माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में क्या हो रहा है ये हम फिगर से देखेंगे। तो अब हम देखेंगे क्या कि अब हमारा जो हमने ये फिगर बनाया सेल, ये सेल है आपका और ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रिया। अब इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में क्या होता है आपका ईटीसी होता है, समझ आया। और ये आपका आउटर, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है 2 NADH2 + 6 NADH2 2 NADH केस में बनेगा 8 है, ये 6 और ये 2 तो कितना हो गया 8 NADH और 2 FADH2, तो यहाँ पर 2 ATP इस तरह बना। और ये आपका क्या है ग्लाइकोलिटिक। ग्लाइकोलिटिक में क्या होता है कि 2 ATP साइटोसॉल में बनेगा। ये कहाँ बन रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में, और ये आपका साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म सेल के अंदर भरा है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। तो ATP 2 ATP 2 NADH ये क्या है ग्लाइकोलिटिक NADH या साइटोसॉलिक NADH बोलते हैं। अब जो ये NADH और FADH2 है ये क्या होते हैं, ये आपके रिड्यूसिंग एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं रिड्यूसिंग कोएंजाइम होते हैं। ये ऑक्सीडेट हो जाते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन हो जाता है। जब इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन और फोटोन में क्या हो जाते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन NADH2 और FADH2 ये दोनों क्या है आपके, ये आपके रिड्यूसिंग कोएंजाइम होते हैं जो कि ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज होकर ये इलेक्ट्रॉन फ्री करते हैं और प्रोटॉन करता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है आपका ईटीसी में पार्टिसिपेट करेगा, एटीपी का फॉर्मेशन कर लेगा। वहीं आपका क्या है फोटोन जो हैगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और जाके वाटर फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। समझ आया आपको कि किस तरह ये वाटर फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं आपका हम देखेंगे कि आपका अभी इसमें एनर्जी हम डायरेक्ट देखते हैं, डायरेक्ट एनर्जी कैसे क्रिएट होता है। तो डायरेक्ट एनर्जी ऐसे क्रिएट होता है इसमें कि हमारा ये डायरेक्ट एनर्जी कैसे हो रहा है 2 ATP ये एटीपी कहाँ बनी थी EMP पाथवे यानी कि ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रही है साइटोसॉल में हो रही है। 2 ATP आपका TCA साइकिल, TCA साइकिल भी हमारा कहाँ हो रहा था, ये हो रहा था हमारा मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रियल में। तो यहाँ पर TCA साइकिल में बनी। ये क्या है CLP है यानी कि सबस्टेंट लेवल फास्फोरिलेशन है। ये समझ में आया आपको। फिर इसके बाद इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में आपका NADH2 और FADH2 की एनर्जी प्रोवाइड होती है। FADH2 क्या 10 मॉलिक्यूल बन रहा है हमारा। 2 NADH क्या है ग्लाइकोलाइटिक है यानी कि साइटोसॉल में बन रहा है। और बाकी के जो 6 है वो कहाँ बन रहा है, वो आपके बन रहा है लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल, क्योंकि ये दोनों के दोनों आपके माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में हो रही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH लिंक रिएक्शन के फॉर्म में बनेगा और 6 NADH2 किसमें बनेगा TCA साइकिल में बनेगा। तो यहाँ पर ही कितना हो गया 10 हो गया। 2 आपके यहाँ बन रहा है, ये है 2 और 2 ये बना, ये आपका लिंक रिएक्शन में बना, ये आपका ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन में बना और ये हमारा जो है क्रेब्स साइकिल में बना। तो ये कितने हो गए 10 हो गए। फिर वहीं पर हम FADH2 देखते हैं। FADH2 जो होता है वो 2 बनता है, एक आपका बनता है DCA साइकिल में और एक बनता है आपका जाके ये दोनों के दोनों आपके क्या ट्राई साइकिल आपके सिट्रिक एसिड साइकिल में बनता है। तो यहाँ पर भी हमें ये देखना है, ये याद रखना है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH से 3 ATP का फॉर्मेशन होता है और 1 FADH2 से 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। ये सब तो कैलकुलेशन हो जाएगा आपका। यहाँ पर 2 है तो ये क्या 1 से 3 है तो यहाँ 6 ATP हो गया। अब इसके बाद देखिए ये केवल माइटोकॉन्ड्रिया का मैंने बनाया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है देखिए 2 ATP ये कौन सा है, ये आपका ग्लाइकोलिसिस वाला है। और ये जो आपका 2 NADH2 इसमें कौन सा बन रहा है, इसमें 2 NADH2 ग्लाइकोलाइटिक या साइटोसॉलिक वाला बन रहा है। समझ आया। और बाकी का क्या है माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में क्या है आपकी 24 ATP बन रहा है। कैसे 24 बन रहा है ये देखो 6 और 6 ये कितने हो गए, ये 6 और 6 ये कितने हुए 8 हुए। और एक में कितना बन रहा है 3 बन रहा है, तो 8 में कितना बनेगा 8 × 3 तो 24 हो गए। 4 ATP 2 ATP और आपका 32 ATP इस तरह यहाँ पर बन जाता है। अब जो ये आपका NADH है 2 NADH, अब इसी में क्या होता है कि सटर सिस्टम होते हैं। अगर NADH सटर सिस्टम में एंटर कर जाते हैं तो अब सटर सिस्टम एंटर किए, एक तो आपके ग्लिकोलाइटिक NADH2 ये तो आपका 2 मॉलिक्यूल बनेगा, 2 मॉलिक्यूल बनेगा यानी कि 1 में 3 ATP होता है तो 2 में 6 ATP बन गया। फिर अगर ये
किसमें पार्टिसिपेट कर गया, सटल सिस्टम में चला गया। तो सटल सिस्टम देखिए प्रोकैरियोट में जो होता है वो एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोट में कोई भी सटल सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पर हमेशा क्या होता है 38 एटीपी बनता है। हमेशा आप याद रखना कि प्लांट में हमेशा 38 एटीपी बनता है, 36 नहीं बनता है। और दूसरा प्रोकैरियोट, आपका ये प्रोकैरियोट, अब इसमें क्या हुआ प्रोकैरियोट, ये यूकैरियोट, यूकैरियोट में क्या होता है आपका कोई भी सटल सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। प्रोकैरियोट में दो तरीके के सटल सिस्टम होते हैं, एक मालेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम, दूसरा ग्लिसरॉल 3-फास्फेट सटल सिस्टम। अब जो मालेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम है इसमें 2 NADH बनता है, 2 × 3 तो 6 एटीपी बन गया। तो यहाँ पर क्या बन जाता है 38 एटीपी बन जाता है। वहीं आपके ग्लिसरॉल वाले में क्या होता है कि 2 NADH बनता है, तो 2 NADH क्या होगा और 2 FADH2 बनता है। तो यहाँ पर FADH 4 एटीपी और यहाँ 6 एटीपी, तभी यहाँ पर क्या होता है 36 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो समझ आया आपको किस तरह एरोबिक रिस्पिरेशन में अगर प्लांट है तो हमेशा 38 एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। वहीं अगर आपका यूकैरियोट सेल है तो उसमें 36 भी बन सकते हैं और 38 भी बन सकते हैं। क्यों 36 और 38 बनेंगे, क्योंकि इसमें सटल सिस्टम प्रेजेंट होता है। अगर वो मालेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम में गया या फिर ग्लिसरेट, दो तरीके के हैं, जो उसमें आपका क्या होता है 38 बनेगा, और अगर वो ग्लिसरेट ग्लिसरेट 3-फास्फेट सटल में गया तो वहां पर 36 बनेगा, और अगर आपका मालेट एस्पार्टेट में गया तो 38 बनेगा। समझ आया, ये था कंसेप्ट आपका एरोबिक रिस्पिरेशन का, किस तरह यहाँ पर एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है प्लांट में। हमेशा और हमेशा आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोट में या प्लांट में हमेशा जो एटीपी होगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से कितना बनेगा 38 ही बनेगा, जबकि यूकैरियोट में आपके 36 और 38 बनते हैं, वो भी सटल सिस्टम की वजह से। उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ सीरीज में और इसी तरह अपने कंसेप्ट को करते रहिए स्ट्रॉन्ग। अच्छा, एक बात और मैं ये कहूंगी कि आप लोग ना फिगर से पढ़िए, फिगर से पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको कभी भूलने को नहीं होगी। कभी भी आप ये कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि कौन सी एक्टिविटी आपकी कहाँ हो रही है, मतलब आपका जो इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में हो रही है। इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम वाला होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पर आपके इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर बैठा होता है। कौन होता है, मेसोसोम, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या करता है आपका एक्टिविटी करता है। बाकी सारे साइटोसॉल में होता है। ये आपको मोटा मोटा याद रखना है कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में क्या डिफरेंस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया में ही मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, आपका डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जिससे माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स होता है। और इनर में आपके क्या है, ये देखिए, ये आपका क्या है, ये इस वाली लेयर पे ही आपके जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम वाला एक्टिविटी होता है। तो ये था हमारा कंसेप्ट एरोबिक रिस्पिरेशन का। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है बट उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इसी तरह आपको फिगर, ये हमने पूरा माइटोकॉन्ड्रिया विथ सेल बनाया और यहाँ पर हमने माइटोकॉन्ड्रिया के जो 10 NADPH है वो किस तरह पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरह वो सटल सिस्टम में जाते हैं और किस सटल सिस्टम में आपका 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है मालेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम में, और ग्लिसरेट फास्फेट में कितना होता है आपका 36 या 38। तो ये कंसेप्ट आपको समझना है, विथ फिगर करेंगे। और हमेशा याद रखना है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH से 3 एटीपी बनता है और FADH2 से 2 बनता है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इतना है तो इसमें एटीपी के मॉलिक्यूल कितने होंगे, तो वहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज कब नहीं होंगे, जब आप फिगर के साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कंफ्यूजन की बिल्कुल भी वहां पर डाउट नहीं रह जाता है। जहां कंफ्यूजन नहीं होता है वहां पर आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस भी नहीं होते हैं। और जिस तरह आपको सिलेबस आगे बढ़ के फिनिश करना है उसी तरह आप अपने टाइम टेबल में रिवीजन को भी इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा चीजें आप रिवाइज करेंगे उतनी ज्यादा आपकी वो स्ट्रांग होती चली जाएंगी। रिवीजन मोर देन प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा करना है। इसके क्वेश्चंस भी हैं, वो हमारे डिटेल लेक्चर आप देखेंगे। उसमें अगर ये यहाँ कुछ भी आपको समझ नहीं आया है तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे, हमारे डिटेल लेक्चर करोगे। क्योंकि ये क्या है, टेस्ट सीरीज है, तो इसलिए मैं 10 मिनट 15 मिनट से ज्यादा नहीं, ये वीडियो तो फिर भी बड़ा हो रहा है, 20 या 22 मिनट तक पहुंच रहा है, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा डिटेल कर दिया। बट इससे भी ज्यादा डिटेल पढ़ना है तो हमारा डिटेल लेक्चर पड़ा हुआ है जो कि आपका
1 आवर का है। उसमें सब बताया है कि कहाँ से CO2 पार्टिसिपेट कर रही है, कहाँ से आपका NADH निकल रहा है, कौन सा एंजाइम है, अभी वो सारे के सारा आपको अच्छे से होते हो। बने रहिए हमारे साथ सीरीज में। मिलते हैं नए पार्ट पे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ।